30 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अब समझ गई ना दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। का कमला, सुने हैं कि तुम सबको कोई बहुत बड़ा काम समझा रही हो। हाँ काकी, काम तो बड़ा है। अच्छा, वही वाला काम ना, बंध्याकरण करवाने का। हाँ काकी, बढ़ती आबादी है सब समस्या का मरहम, इसीलिए लोगों को बंध्याकरण के लिए प्रेरित करके हम निभाते हैं अपना धर्म। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। महिला बंध्याकरण अपनाएं, सुख सुविधा और खुशियाँ पाएं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। देश में ओमिक्रॉन के 2,630 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 नए मामले। झारखंड में 3,553 नए संक्रमित। सिमडेगा में कथित तौर पर एक युवक को जिंदा जलाने के मामले में 3 गिरफ्तार। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का लगाया आरोप। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रात 10:30 बजे पुरी स्टेशन से LHB कोच रैक में परिवर्तित तमस्कनी एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान श्री कोविंद ने पंजाब में कल प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर चूक बताते हुए इस पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। CNCI का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए से अधिक की
लागत से तैयार किया गया है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75 और 25 के अनुपात में प्रदान किए गए हैं। यह परिसर 460 बिस्तरों वाली एक व्यापक कैंसर केंद्र इकाई है परिसर है, एक उन्नत कैंसर अनुसंधान सुविधा के रूप में भी काम करेगा और विशेष रूप से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों के कैंसर रोगियों को व्यापक देखभाल की सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की हुई बैठक में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। अनुराग सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डॉक्टर राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी जो पूर्व में फेज 1 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। फेज 2 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए रहेगा और ये जो 12,000 करोड़ है इसमें से केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 33% रहेगी। इतना ही हिस्सा KFW जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा और इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में जहां एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 90,928 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,206 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.81% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,85,401 हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,553 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा रांची में 1,316 मरीज मिले। इसके साथ ही रांची जिले में सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,628 हो गई है। वहीं राज्य भर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,990 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 148 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 91,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कल 1,83,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इससे 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 45,018 लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जबकि 64,191 वयस्कों को पहला और 74,703 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। सिमडेगा पुलिस ने युवक को पीटकर कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 जनवरी को कोलेबेरा थाना क्षेत्र के बेसराजा गांव में भीड़ ने संजू प्रधान उर्फ भौआ नामक युवक को जलाकर मार डाला था। जिले की पुलिस ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। FIR हुआ, कितने लोगों पर हुआ और आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही? देखिए, घटना जो भी होती है उसमें अनुसंधान का जो बिंदु है, अनुसंधान अंतर्गत कांड है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। आपको जैसा कि उपायुक्त सिमडेगा ने बताया, बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया गया, स्थिति सामान्य है वहाँ पर और विशेष परिस्थिति में वहाँ पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। मैंने स्वयं घटनास्थल का
दूसरी तरफ मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि घटना के दिन उसने ग्रामीणों और पुलिस हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। तो हुआ था वही बैल के बेचने में ही उसको मना कर दिया, ये तो ये लोग लड़ाई करने के लिए आया था, मारने की धमकाने के लिए। ये कितने दिन पहले? 6 साल पहले के बाद। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उसके बाद गांव वाले भी थोड़ा, पहले तो किसी को समझ में नहीं आया मामला क्या हो रहा है, तो गांव वाले लोगों को जब समझ में आया कि उनके एक सिक्योरिटी के साथ लोग जूझ रहे हैं, तो गांव वाले रजिस्टर करने की कोशिश की। तो ये लोगों ने सांप का हथियार दिखा करके हम लोग एमसीसी वाले, तुम लोग भागो नहीं तो तुम लोग पे भी करेंगे। आप समझ सकते हैं, गांव तो जोड़ा होता है, गांव के लोग कोई उतना लड़ाकू या कोई इस प्रकार के लोग थे नहीं। फिर उस समय पूर्व विधायक को भी समझ में आया, गुरुचरण नायक जी भी भागे भीड़ में, और वो जो घायल अवस्था में सिपाही थी वो भी भागे, लेकिन बाकी को तो दोनों वहीं मार दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का झारखंड में दबिश बढ़ा है। एनआईए झारखंड में टेरर फंडिंग, नक्सली हमला, माओवादियों को हथियार सप्लाई करने और मानव तस्करी जैसे मामले की वर्तमान में जांच कर रही है। टेरर फंडिंग मामले और नक्सली हमला के मामले में एनआईए ने झारखंड के 9 बड़े नक्सलियों पर कुल 28,50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, जिनमें भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई के नक्सली शामिल हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ लेने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना में 65 लाख से अधिक लोगों ने नाम दर्ज कराया है। केंद्र प्रायोजित यह योजना असंगठित क्षेत्र में नागरिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने राजभवन से भेंट की। उक्त अवसर पर दोनों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा द्वारा प्रकाशित डायरी भी समर्पित किया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बनते सभी राजनीतिक और जातिगत समीकरण की क्या है पृष्ठभूमि? यूपी की डबल इंजन सरकार कैसे ला रही है कानून व्यवस्था पटरी पर और माफिया पर कस रही है नकेल? देखिए डीडी न्यूज पर 7 और 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के विकास का लेखा-जोखा। पांच साल में यूपी के बड़े बदलावों का लेखा जोखा। मोदी योगी की नॉट आउट जोड़ी का देंगे आपको झरोखा। जातिगत राजनीति के बीच कितना हुआ विकास चोखा। उत्तर प्रदेश का बनता बिगड़ता राजनीतिक चक्रव्यूह। जनता के सामने फर्क है साफ। 5 साल विकास का रथ, योगी है सवार। माफियाओं की दुकान बंद, खूब चला कानून का पंच, करती है दावा सरकार। चुनावी घमासान की उठापटक, कितना बदला यूपी। 7 और 8 जनवरी 2022 दिन भर लखनऊ से लाइव डीडी कॉन्क्लेव, दूरदर्शन न्यूज और डीडी यूपी पर। पाकुड़ जिला में बस और ट्रक के बीच हुए भिड़ंत में घायलों का हालचाल जानने आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना स्थानीय सदर अस्पताल पहुंची। जिला जज ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल लिया और वहां मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि घायलों को उचित कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुहैया कराएगा। प्राधिकार घायलों और मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद समय पर मिले, इसमें भी सहयोग करेगा। एक्सीडेंट जो कि 5/1/2022 को पडेरकोला में हुआ, जिसमें कि बस और गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक के बीच में टक्कर हुआ और अनफॉर्चुनेटली 17 आदमियों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। उन 17 मृतक व्यक्तियों एवं घायलों को उचित
चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में जिस तरह से प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है और उनको किसी तरह की आवश्यकता है और नहीं हो पा रही है या उनको उसको मॉनिटर करने के लिए हमने अपने डीएलएसए से एक टीम रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आज रात 10:30 बजे पूरी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली पारंपरिक कोच रेक से एलएचबी कोच रेक में परिवर्तित ट्रेन पूरी हटिया पूरी तपस्वनी एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के चान्हो में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से एसीबी की टीम ने घूसखोर को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यहां के कोऑर्डिनेटर किशोर कुजूर को 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। देश को आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय और कई दर्जन राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले सिमडेगा के करंगागुड़ी गांव को आदर्श गांव बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले के उपायुक्त सुशांत सौरभ विलेज डेवलपमेंट प्लान को लेकर उन्होंने बैठक की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न चौक चौराहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। दिशा निर्देशों के पालन कराने को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। चतरा के लावालोंग में कृषक मित्रों ने वनभोज कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कृषक मित्र पूरी निष्ठा से किसान हित में काम कर रहे हैं। बात के दहीबाड़ी में एक बंद खदान में चाल धंसने की खबर है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। इस हादसे में घायल लोगों का इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में फिलहाल कराया जा रहा है। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड के पास देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन तिर्की के रूप में हुई है। कोडरमा मुख्य मार्ग पर ट्रक और कार के बीच टक्कर में कार सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान रोहित कुमार रवानी के रूप में की गई है। देवघर नगर निगम कार्यालय में बगैर मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक बगैर मास्क पहने सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 4 जनवरी को कथित तौर पर सिमडेगा के बेसराजरा गांव में एक युवक को जलाए जाने की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में उपायुक्त ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उस घटने के बाद कोई फॉलोअप हिंसा नहीं हुआ जिससे लगे कि एकदम पूरी तरह से वहां जो है एक आक्रोश बना हुआ था। वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर उनका था जो गुस्सा निकला। उसके बाद वो खुद ब खुद जो है अपने आप लोग कंट्रोल में रहे हैं। कृषि मंत्री बादल ने आज देवघर जिला अंतर्गत सारवा थाना परिसर में कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए नए थाना भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए थाना के खुलने से आसपास के लोगों को आसानी होगी और विधि व्यवस्था संधारण में सहूलियत होगी। खेती के बदलते स्वरूप ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मौका दिया है। मशरूम की खेती करके महिलाएं कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। एक समय था जब महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका का काम किया करती थीं, लेकिन मशरूम की खेती ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। गांव की लीलावती देवी बताती हैं कि मजदूरी करने के लिए पहले रांची के उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मशरूम की जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया तब से उन्हें घर में ही कमाई होने लगी है। पति से हमको पैसा मांगना पड़ता था, पति अकेले काम करना पड़ता था। अभी तो हम लोग ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाने के बाद हम लोग मशरूम बना रहे हैं। मशरूम बना के हम लोग मतलब घर ही में हम लोग अभी पैसा का स्रोत बना लिए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। विनीता कच्छप और जत्री सांगा बताती हैं कि मशरूम की खेती करने के लिए उन्होंने बाकायदा निःशुल्क प्रशिक्षण लिया है। घर के एक छोटे से कमरे में उनके द्वारा मशरूम की खेती कर कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। हम लोग सीख गए तो हम लोग एकजुटता होकर हम लोग मशरूम का
खेती कर रहे हैं। सुबह फिर दूसरा दिन उसको निकाल के फिर प्लास्टिक में उसको पसार के 2 घंटा सुखाए। उसमें नमी इतना होना चाहिए कि पानी ना आए। ग्रामीण इलाकों में घर में ही रहकर कमाई करने की इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन महिलाओं को समूह से जोड़कर प्रशिक्षण के भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाकी महिलाएं भी इसको सीखें ताकि उनको घर के बाहर जाना ना पड़े और वो लोग घर में ही रह के घर से कमाई करें और घर की सहायता कर सके। उनकी माली हालत में सुधार और समाज को एक नया संदेश देने की ओर महिलाओं ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। शुरुआत भले ही छोटे स्तर से हो, लेकिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से इन्हें भला अब कौन रोक सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए कर्मवीर की रिपोर्ट। महिलाओं के उत्थान एवं उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फूलो जानो आशीर्वाद अभियान ग्रामीण महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराते हुए आजीविका के अन्य सम्मानजनक साधनों से जोड़ने की एक उत्कृष्ट पहल है। आइए देखते हैं इस योजना से जुड़कर कैसे महिलाओं ने उच्च मुकाम हासिल किया है। सिमडेगा जिले के ठेठई डांगर प्रखंड अंतर्गत जोराम खिजोटा निवासी सुनीता देवी स्वावलंबन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उन्होंने JSL, PS और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के माध्यम से प्रारंभिक उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में लघु ऋण लिया और व्यापार उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर तेल मिल व्यवसाय को एक नया रूप दिया। झारखंड विविधताओं से परिपूर्ण प्रदेश है, जहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ साथ स्वरोजगार करने के भी सैकड़ों साधन मौजूद हैं। सुनीता देवी ने इन्हीं संसाधनों का फायदा उठाया। उन्होंने JSL PS और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के माध्यम से प्रारंभिक उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में लघु ऋण लिया और व्यापार उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज सुनीता देवी के तेल मिल में महुआ, डोरी आदि वन उत्पादों से तेल निकाला जा रहा है। बाजार में शुद्ध तेल की भरपूर मांग होने से आज सुनीता देवी प्रतिमाह 50,000 रुपए से भी अधिक कमाने लगी हैं। अतिरिक्त उत्पाद के रूप में तेल की खली की बिक्री से भी उन्हें लाभ मिल रहा है। जानकारी मिला कि ब्यासी की ओर से लोन मिलने वाला है। उस लोन से ये तेल मिल भी आया हुआ था, तो हमने सोचा कि तेल मिल को हम लाए। इलाके में एक सफल उद्यमी के रूप में सुनीता देवी ने अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने मूलधन और ब्याज सहित सारा ऋण भी चुका दिया। पहले वह कुछ हद तक कृषि कार्य करती थीं, जिससे उन्हें प्रति माह 10 से 12 हजार तक की ही आय होती थी, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी बनी रहती थी। सुनीता देवी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। डोरी है, कुसुम है, अभी कुजरी का सीजन है, कुजरी भी अभी खरीद के रखे हैं। फिर कुसुम का भी सीजन में उसको भी लेते हैं, उसका भी बिक्री होता है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर सुनीता देवी ने आज अपनी खास पहचान बना ली है। अपनी आय को प्रतिमाह 5 गुना बढ़ाकर उन्होंने यह साबित भी कर दिया है कि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और कड़ी मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले की पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में जयराम दास को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक कुलामारा डोमरमुंडा का रहने वाला है और इस पर 2 लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने का आरोप है। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। इस कारण कई जिलों में 9 और 10 जनवरी को बारिश हो सकती है। कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी और रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 तारीख तक झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ देखने को मिल सकती है। और बात करें तो
लातेहार जिले के उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने आज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने राजकीयकृत उच्च विद्यालय बालू में चल रहे कोविड टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को कोविड का टीका लेने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में श्री यादव ने हर साल अप्रैल, अगस्त और दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में NTCA की कम से कम 3 बैठकें करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बाघ एक लुप्त प्राय प्रजाति बना हुआ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए बाघों को संरक्षण के लिए सक्रिय प्रबंधन की भी आवश्यकता है। अगले 5 साल में 50 चीते सहित 7 बड़ी बड़ी बिल्लियों विभिन्न पार्कों में पुनर्वास के लिए रखा जाएगा। मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इस उक्ति को चरितार्थ कर रहा है प्रेम सागर फाउंडेशन के सहयोग से चल रहा भोजन कार्यक्रम। गुमला, लोहरदगा और रांची जिला के बॉर्डर में अवस्थित वनटोली क्षेत्र के 8 से 9 गांवों के लगभग 1,500 गरीबों को प्रतिदिन एक प्रहर का भोजन कराकर क्षेत्र में बदलाव की कहानी गढ़ रहा है। प्रकृति की गोद में बसा यह है आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती क्षेत्र वनटोली, जहां कभी सरकार की भी पहुंच नहीं हो पाती थी। वैसे में प्रेम सागर फाउंडेशन ने 2006 में यहां जन भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए आज आसपास के 9 गांवों के सैकड़ों बच्चों, बुजुर्गों के साथ जरूरतमंद लोगों को एक प्रहर का भोजन कराया जा रहा है। उग्रवादी ग्रसित क्षेत्र रहा है और क्राइम्स भी बहुत होते थे। उस समय में यहाँ ये शुरू किया गया ताकि बच्चों को जो जद्दोजहद भोजन के लिए करना पड़ता है वो ना करना पड़े और भोजन की व्यवस्था की गई, उनका विकास हो सके। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई और तब से बच्चों को यहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भोजन का प्रबंध किया गया। 2006 से वनटोली में प्रेम रावत फाउंडेशन की ओर से ये जन भोजन कार्यक्रम चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका जो कहते हैं एक तरीके से पेट भरा जाता है। और साथ ही साथ जो प्रेम रावत फाउंडेशन का मकसद है कि पूरी तरह से स्वच्छ, शुद्ध और हाइजीनिक भोजन इन लोगों को दिया जाए और उस अभियान के जरिए इस इलाके में एक बड़ा बदलाव पिछले 15 सालों में देखने को मिला है। जन भोजन अभियान की सफलता के बाद अब यहाँ युवाओं, महिलाओं के लिए कंप्यूटर, सिलाई जैसे रोजगार उन्मुख कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम चलाए जाने से क्षेत्र में कई सामाजिक परिवर्तन नजर आ रहे हैं। महिला भी एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज को बदल सकती है, पूरे परिवार को बदल सकती है। तो उन लोगों में हम लोगों ने 2 चीज स्टार्ट किया। एक तो उनको पैर पे खड़ा होने के लिए सिलाई का उन लोग जन भोजन का एक कैंपेन है वो 2006 से चलाया जा रहा है और इसके जरिए जो सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे हैं उनका पेट भरा जा रहा है और साथ ही साथ पेट भरने के बाद उनमें स्वच्छता की आदत डाली गई है और अब वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकते हैं इसकी भी वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उनको रोजगार उन्मुख भी बनाया जा रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, वनटोली, गुमला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा चूक पर जताई चिंता। देश में ओमिक्रॉन के 2,630 मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड के 90,928 नए मामले। झारखंड में 3,553 नए संक्रमित। सिमडेगा में कथित तौर पर एक युवक को जिंदा जलाने के मामले में 3 गिरफ्तार। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का लगाया आरोप। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव रात 10:30 बजे पुरी स्टेशन से LHB कोच रेक में परिवर्तित तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना।